स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं विक्रम सिंह, भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक, संपूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स का हिस्सा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं। धन्यवाद। चलिए 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 शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है एनसीईआरटी के मुताबिक 5 नंबर का ये पॉइंट है, 5 नंबर का ये बिंदु है, तथ्य है। संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्ट था। ठीक, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्ट था। चलिए, हो गया। और इसमें एक उदाहरण भी है हमारे पास, ज़रा बात करें पहले थोड़ा सा। 2 उदाहरण हैं इसमें, 2 उदाहरण हैं। लैंप किसी संधारित्र पर, यानी 3 नंबर का उदाहरण है। इतने माइक्रोफराड संधारित्र ना, एक 4 नंबर का उदाहरण है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संधारित्र पर एसी वोल्ट था, याद रहेगा सर, याद रहेगा। संधारित्र पर एसी वोल्ट था। यानी एसी सोर्स या एसी वोल्टेज विद संधारित्र कनेक्टेड विद कैपेसिटर, या कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी सोर्स। अंग्रेजी में लिख दो सर जी, अंग्रेजी में लिखता हूँ ना, चलो अंग्रेजी में लिखता हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ। कैपेसिटर विद एसी सोर्स, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक, ये आ गया एसी सोर्स या एसी वोल्टेज, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, इसका पहले वो बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए जो है ये बना देते हैं एक संधारित्र, और ये बना देते हैं एसी सोर्स यहाँ पर, ऐसे यूँ। कैपेसिटर कैपेसिटी सी बना देते हैं और इसको यूँ बना देते हैं, और इसमें लिख देते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, देखिए ये बन गया संधारित्र। ठीक, संधारित्र का गुण क्या है, स्वभाव क्या है, अगर बात करें इस बात पर, अगर विचार करें कि संधारित्र का स्वभाव कैसा होता है, संधारित्र में क्या चीज़ है जो धारा प्रवाहित करती है या कुछ होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो हम अक्सर भुला देते हैं और जिस पे सवाल बनता है, हम इस डेरिवेशन को तो याद कर देते हैं। ये डेरिवेशन जो अभी बनेगा ये कोई बड़ी बात नहीं, याद कर लोगे आप। यहाँ समस्या ये आती है कि जो सी है ये किस कारण से घटता बढ़ता है। ठीक, तो देखिए सी का जो सूत्र है, सी का सूत्र बताता हूँ पहले। सी का सूत्र है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बटे के। जो के है वो है प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डाई इलेक्ट्रिक। यानी अगर किसी संधारित्र में कोई प्रावैद्युतांक भरा जाता है तो क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एसी के परिपथ में साधारणतया जो धारा का मान आएगा वो धारिता, संधारित्र की धारिता पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि अगर किसी संधारित्र में कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, भरा जा रहा है या भरेंगे, जो भी करेंगे, तो कुल मिलाकर ये ध्यान में रखें बात कि उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक, ये बात सीधी आ गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मैं संधारित्र में चालक प्लेट रखूं, चालक प्लेट, यानी अगर संधारित्र बना लूँ, ऐसे देखो दोनों प्लेटें बना लूँ संधारित्र की, बिल्कुल भी ध्यान को तोड़ना नहीं, खोना नहीं। ये 2 प्लेटें हैं और इसमें चालक प्लेट जो है मैं ये लगा दूँ, चालक प्लेट जिसकी मोटाई है टी। ठीक, तो चालक प्लेट का जो के होता है वो कितना होता है, वो होता है अनंत।
यानी चालक प्लेट लगाने से धारिता घटती है, बढ़ती नहीं है। क्यों? देखिए, मान लीजिए ये नंबर हो गया अनंत, तो d माइनस टी जो है चालक प्लेट लगाने से, हाँ सॉरी, धारिता जो है चालक प्लेट लगाने से धारिता बढ़ती है, घटती नहीं है। मैंने उल्टा बोल दिया था। अगर ये अनंत हो जाए तो इसमें क्या होता है, देखो d का मान घट रहा है, बढ़ती है। ठीक, यानी हम ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते जिससे धारिता का मान घटता हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं भर सकते हम जिस धारिता का मान घटता हो। ठीक, बढ़ता ही बढ़ता है धारिता का मान। चालक प्लेट लगा दें तो इस हिसाब से देखो ये अनंत हो जाएगा, तब भी ये बढ़ जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा। और k का मान जो भी रखें, एक से ज़्यादा होता है इसका मान, तो बढ़ना ही बढ़ना है उसको। तो धारिता का मान संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युतांक लगाएं या कोई चालक पट्टी प्लेट लगा दें तो मान जो है बढ़ता ही है। अब इस मान के बढ़ने का संबंध धारा से बनेगा, जो धारा का व्यंजक बनेगा उसमें ये चीज़ आएगी। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, इससे पहले ही क्लास में, कि इंडक्टर का मान कैसे बढ़ता है, इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व कैसे बढ़ता है, तो यहाँ धारिता पर ध्यान रखना है। तो खैर ये सूत्र आ गए जिसके अनुसार धारिता बढ़ती है। सवाल में आने पर इस पर विचार होगा। अब संधारित्र क्या करता है अगर उससे वोल्टता लगाते हैं, तो कहता है जी वोल्टता जब तक समान नहीं हो जाती तब तक वो आवेशित होता रहता है। तो ये मान के चलते हैं कि भाई जो भी वोल्टता यहाँ से दी हुई है वो प्लेटों पे आ जाती है, तो प्लेटों पे क्या होता है, एक आवेश आ जाता है, आवेश Q। ठीक, अब ये आवेश जो है बिल्कुल इसी ध्रुवता के साथ, मान लीजिए यहाँ प्लस बना दूँ, यहाँ माइनस बना दूँ, तो यहाँ पर कैसा आवेश रहेगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा। ऐसे जैसे जैसे ये वोल्टता बदलेगी वैसे वैसे ये आवेश बदलेगा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर मारेंगे, ढूं 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 ढूं, ऐसे इसके अनुसार ये चलता रहेगा। ठीक, अब ये कैसा है, इसके अनुसार कहीं चलता रहेगा, ज़रा थोड़ा सा देख लें यार, 1 मिनट की बात है भाई, बड़ा हसीन से बात है, मतलब याद है, देखो ऐसे चल रहा है, मान लो ये V जो ऐसे चल रही है, ये V है मान लो, और ये समय है। ठीक, तो देखो आधा जो परिक्रमण काल है इसे कहते हैं आधा आवर्त काल है, तो इसमें कैसा है, प्लस है, तो ये प्लेट मान लो प्लस की रहती है, और ये माइनस है तो ये प्लेट माइनस की हो जाती है, ये प्लस की हो जाती है। ठीक, बिल्कुल इसके अनुसार ही आवेश रहता है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा रखें अगर, और प्लस का मानते हुए चलें, तो क्या लिखेंगे, संधारित्र की प्लेट, एक प्लेट लिख देते हैं, पर आवेश, बस ये लिख देते हैं ऐसे, Q इक्वल टू CV के अनुसार। कौन सा सूत्र लगाया, बताओ 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 बताओ, Q इक्वल टू CV के अनुसार। ये आ गया, ये तो पुराना फार्मूला है यार, पकड़ा पकड़ाया फार्मूला है, इसमें कोई छूटने वाली बात नहीं है। चलिए, तो Q, अब C जो है धारिता हुई, और V तुमने लगा रखा है, Vm साइन ओमेगा t, ये तुम्हारा वोल्टता है, ये तुम्हारी वोल्टता है, AC सोर्स की AC वोल्टता। हा 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 हा। अब समय, धारा, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा कैसी होगी जरा बताओ, किस हिसाब से निकालोगे अब तुम बताओ, परिपथ में धारा I कैसे निकलेगी, I क्या होती है, I बराबर dq बाई dt के अनुसार, इसके अनुसार निकाल लोगे। और देखो फिर मात्रा गलत जगह लग गई, निर्णय पे लगनी है यार भाई, मात्राएं अनुसार। ठीक हो गया, चलिए अब कर देते हैं, तो dq बाई dt, यानी अब करना है तुम्हें अवकलन। चलो अवकलन करते हैं, CVm जो कहता हूँ साइन का होता है cos ओमेगा t, और जो ओमेगा है अवकल में, अवकल गुणांक, यानी गुणा में आ रहा है, ये आता है गुणा में, ये हो गया ओमेगा, ये बन गई धारा। धारा लिखते हैं
ओमेगा सी एम, है ना, इसे लिख देते हैं, देखो सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख दो। ये जो चीज़ है ये धारा का शिखर मान है, लिख दो इसको, आई एम कॉस ओमेगा टी। बड़ा आसान सा हो गया सर जी, तो एक बार अवकलन करते ही आ गया, हो गया हो गया हो गया। ठीक, क्या हो गया, धारा का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। ओके, अब यहाँ पर इसकी तुलना इससे नहीं हो पा रही। देखो ये क्या है, ये साइन वाला, सामने पॉजिटिव है, यहाँ भी ठीक है सामने पॉजिटिव तो है लेकिन कॉस वाला है। तो क्या करूँ इसमें कर देता हूँ कुछ ऐसा जुगाड़ जिससे कि ये ऐसे कर देता हूँ, देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लगा देता हूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा कर दिया। बस ये दो जुगाड़बाजी होती हैं, साइन पाई बाई 2 और माइनस प्लस थीटा वाली। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ये दो चीज़ें होती हैं बस। अब इसके बाद धारा का शिखर मान आई एम आया, और ये कितना हो, इसे लिखना है वी एम बटे एक्स सी के पदों में। ठीक, ये जो एक्स सी है ये क्या है, प्रतिघात है, संधारित्र का प्रतिघात। ठीक, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, धारिता प्रतिघात बोलते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से इसको निकालना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम का जो मान है, ये रहा आई एम का मान, देखो 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 देखो, ये वहाँ रख देता हूँ मैं, क्योंकि ये तुलना किससे हो रही है, ओम के नियम से हो रही है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध है ना, वोल्टेज बटे प्रतिरोध से ही ये पता लगेगा कि प्रतिरोध की जगह जो राशि है वो कौन सी, प्रतिरोध की जगह कौन सा गुण काम कर रहा है। तो ये अधिकतम मान ये है, देखो शिखर मान ये रहा, देखो तो सी वी एम ओमेगा लिख देता हूँ, सी वी एम ओमेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से एक्सी का मान आएगा, इसको इससे मिला दो तो एक्सी कितना आएगा, एक्सी आएगा वी एम कट जाएगा, 1/ओमेगा सी आएगा। मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका ओम, ध्यान रहे इसका मात्रक भी ओम ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध की जगह पे ये चीज़ लगती है। और क्या कहेंगे इसको, धारिता प्रतिघात ऐसे कह देंगे इसको, या संधारित्र का प्रतिघात। ठीक, या धारितीय प्रतिघात ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, वो कोई खास मसला नहीं है, इतना शब्द तो हमने लिख दिया कि धारिता का ये प्रतिघात है। ठीक, क्लियर हो गया, ओमेगा सी के बराबर है, 1/ओमेगा सी, मात्रक ओम है इसका, प्रतिरोध की जगह पे वी बटे आई करके निकाला हमने। ठीक है, यहाँ से तुलना करके हमने निकाल दिया। तो धारा में अगर अधिकतम मान, शिखर मान चाहिए तो क्या करें, शिखर मान में क्या करें, धारा का शिखर मान क्या होता है, ये होता है वी एम बटे एक्सी। तो धारा का शिखर मान दोबारा परिभाषित करना चाहते हैं तो देखो वी एम बटे एक्सी कर लो, ये भी होता है, देखो धारा का शिखर मान, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अधिकतम मान वोल्टता का बटे एक्सी धारिता प्रतिघात। ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, अब यहाँ हम पहुँच गए हैं थोड़ा सा, और हमें बस ये देखना है कि जो ये आगे पीछे कौन, ये देखो ये क्या वोल्टता है और ये है धारा। अब हमें इन्हें बनाना है इन दोनों का फेजर। ठीक, तो फेजर बनाएंगे तो लिख लेते हैं धारा कितनी आ रही है, धारा आ रही है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये धारा आ रही है, देखो ऐसे। ठीक, अब यहाँ ज़रा नज़र डालिए, एक नज़र ज़रा देखिए इसको, यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी का जो फलन है ना, सरल सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी के साथ 90 डिग्री या पाई बाई 2 जोड़ दिया गया, बाकी चीज़ें सेम हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धारा वोल्टता से
कला कोण में 90 डिग्री आगे है या π/2 आगे है। तो लिख देते हैं धारा वोल्टता से कला कोण π/2 आगे है। बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा है। धारा वोल्टता से कला कोण π/2 आगे है। हो गया, सिंपल सा हो गया। चलो अब क्या बनाना है? अब बनाना है फेजर। चित्र में कैसे दिखाई देगा कर देते हैं, इसको भी फेजर बनाते हैं। देखो तो बनाते हैं फेजर। फेजर यानी धारा और वोल्टता के बीच कला कोण को बताने वाला। समय पर दोनों किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं समय के आधार पर, इसे कहते हैं फेजर। ठीक, चलिए अब फिर वही करते हैं। एक समय पर आधारित एक ग्राफ बना लेते हैं और इसमें एक आवर्तकाल लगा लेते हैं। एक आवर्तकाल मान लो यहाँ तक लगा दिया। देखो ये आधा आवर्तकाल और ये हो गया T/4, ये हो गया T/2 और ये हो गया 3T/4 और ये पूरा आवर्तकाल हो गया T का। ठीक, तो सबसे पहले इस पर वोल्टता बना देते हैं। वोल्टता बना देते हैं पहले। तो वोल्टता को यहाँ तक ले जाके मैं पहले इस पर वोल्टता बना देता हूँ और यहाँ तक लाके मैंने इस पर वोल्टता बना दी। देखो ये बन गई वोल्टता। इसे क्या कहूँ? इसे कहूँ Vm sin ωt। ये वोल्टता हो गई। अब धारा बना देता हूँ। धारा में रंग बदल देता हूँ, धारा बना देता हूँ। देखो धारा कैसी धारा बनेगी ज़रा बताओ। समय अगर 0 कर दूं, समय कितना कर दूं? 0। तो देखो समय 0 पर, शून्य पर, ये शून्य है यानी बिल्कुल शून्य से इसकी शुरुआत हो रही है। देखो यहाँ पे देखो। ठीक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे धारा अधिकतम मान से शुरू होगी। देखो क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो T अगर 0 कर दूं तो अधिकतम मान से शुरू होगी। तो धारा का अधिकतम मान कुछ मान लेता हूँ। मान लो यहाँ तक धारा का अधिकतम मान है। देखो ऐसे, तो यहाँ से धारा शुरू होती है। ठीक, और ऐसे, और यहाँ से यूँ 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 यूँ, ये धारा हो गई। देखो ये धारा बन गई। तो ये ग्राफ किसका हो गया भाई? ये धारा का हो गया। Im sin ωt, ये धारा हो गई। ठीक, पक्की बात हो गई। अब चलो आगे। अब पीछे हटा लो। अब बनाना है फेजर। पीछे हटा लो, हमें दिखाना है इन सब चीज़ों को। देखो कैसे दिखाएंगे। अब देखो इस बार मैं बहुत सरलता से दिखा दूंगा तुम्हें, बिल्कुल सरलता से। अब देखो ये वोल्टता है। अब वोल्टता का सदिश तुम ऐसे बना लो। बेसिकली कुछ समय गुजर जाता है तो वोल्टता का सदिश ऐसे बन जाता है। ये बन गया वोल्टता का सदिश। Vm का ये सदिश है। ठीक, कुछ समय गुजर गया तो कितना हो गया? Vm sin ωt। ठीक, तो ये मान कितना होगा इसका? इसका जो लंब पड़ेगा कितना होगा? ये होगा, ये वाली जो चीज़ होगी ये कितनी होगी? बताओ बताओ बताओ। यहाँ से बताऊँ अगर तो ये होती है Vm sin ωt1। ठीक, कोई समय तुमने ये ले लिया। देखो ये समय तुमने लिया यहाँ पे, ये लिया T1 पक्का। और ये जो कोण घुमाया, ये कितना घुमाया? ये घुमाया ωt1, ये कोण है पक्का। अब इससे 90 डिग्री पे धारा कितनी आगे है? इससे 90 डिग्री पे आगे, एडवांस। तो धारा को 90 डिग्री पे आगे बढ़ा के बनाओ। ये बन गई धारा। ये धारा का शिखर मान है
ऐसे। और देखो ये धारा का लंब लगेगा यहीं पे, ये धारा का लंब लगेगा, देखो ये धारा का लंब है, ये वाली जो चीज़ है ये धारा का लंब है ऐसे, ठीक। और ये जो कोण है देखो ये कितना ओमेगा टी, ये कितना 90, और ये कितना होगा, ये जो कोण होगा यहाँ पे ये कितना होगा बताओ, इस कोण को देखो ये कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी होगा, ये कोण होगा 90 माइनस ओमेगा टी 1 होगा ये कोण। ये वाला जो कोण, छोटा सा कोण जो दिख रहा है देखो यहाँ पे, है ना, इसी के हिसाब से आई एम पे साइन ओमेगा टी लग जाएगा इसका, ए ओमेगा टी 1, ठीक। तो ये जो मान है ये यहाँ से जो आ रहा है ये मान ये लग गया देखो ऐसे, ठीक। 90 माइनस ओमेगा टी 1 इसमें लगाना है, गलती गलता गलती गलता, ए यहाँ लगाना है। शिखर मान जो है का लंब जो लगेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी 1 ऐसे, समझ रहे होंगे। ये ओमेगा टी 1, ये 90, ये कितना टोटल 180 होता है ना, तो 90 माइनस हो गया, ये धारा का शिखर मान हो गया, आयाम कहते हैं, इसके सामने का लंब हो गया। तो लंब का कितनी, लंब की लंबाई कितनी होगी, 90 माइनस ओमेगा टी साइन में आ गई, ठीक। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से 90 पर खड़े हैं, ढाना ढा, ठीक। तो देखो वोल्टेज से 90 करंट धारा, ठीक। कुल मिलाकर ये तीसरी बार मैंने बनाया है, पहले बनाया था ये प्रतिरोध में, फिर बनाया था ये मैंने प्रेरकत्व में, प्रेरक में, फिर ये संधारित्र में बनाया है, ठीक। आगे भी बनेगा, ठीक। अगर यहाँ पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा है, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, आगे फिर बनेगा, फिर हो जाएगा, 5 6 7 बार बनेगा ये, तो याद हो जाएगा ये, ठीक। पहली बात तो समझ में आ गया होगा, एक सदिश होता है वीएम का, ओमेगा टी कोण पे उसका लंब डाल देते हैं, दूसरा सदिश होता है अधिकतम धारा का, उसका कोण देख करके उसका लंब डाल देते हैं, बात खत्म हो गई। V और I के बीच में जितना कोण होता है, 90 आगे या 90 पीछे होता है, प्रतिरोध में होता नहीं है, उसे बना देते हैं, बस हो गया काम, ठीक। चलिए ये बन गया फेजर। अब एक चीज़ क्या रह गई, अब जो शक्ति, अक्षयित तात्क्षणिक शक्ति, यानी पावर जो है वो कितनी है, पावर कैसे, नुकसान कैसे हो रहा है पावर का, अब वो देखते हैं। अब ये बन गया फेजर, ठीक है। हटा दूँ इसको, ले लो इसका फोटो मोबाइल में, फेजर का फोटो ले लो, ठीक है। चलो हटा देता हूँ इसको, लो। शक्ति अक्षय ये मान लेते हैं, देखो है ना, शक्ति 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 अक्षय ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। क्या होता है शक्ति, पावर जो होती है, कैसे कहते हैं, पावर होती है VI, ये बता चुके, ये तो रट्टा लग गया होगा अब तक, कोई चिंता ही नहीं है। पावर होती है VI, ठीक। तो V भी है I भी है, लिखे पढ़े लिखे पढ़े लिखे पढ़े, ये रहा और ये रहा, ठीक है। शुरू करते हैं, सूत्र पे चलते हैं, PVI, V कितना है, VM साइन ओमेगा टी, ये V है। I कितना है, IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये है देखो। फिर वही बात आ गई, इसको फिर कोस में बदल लेते हैं, तो ये हो गया VM IM बटे 2 से भाग करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो ये सूत्र तैयार है साइन 2 ओमेगा टी का, तो ये बन गया VM IM बटे 2, ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी। और इसका मान जो होता है, पूरे चक्कर में औसत मान इसका लिखते हैं, तो चूंकि साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है, एक परिक्रमण काल में, क्या कह देते हैं,
एक परिक्रमण में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक परिक्रमण में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 0 हो गया, तो शक्ति कितनी हो गई? शक्ति हो गई 0, यानी 0। क्या हुआ? शक्ति अक्षय। शक्ति अक्ष कितना हुआ? 0 हो गया। देखो ये चीज़, इसको पकड़ के रखेंगे। ठीक, ये आ गया। यानी संधारित्र में और प्रेरक में, संधारित्र में और प्रेरक में आपने देखा कि शक्ति का नुकसान नहीं होता, ऊर्जा संचयित होती है। जो ऊर्जा संचित होती है वो इस स्रोत को लौटा दी जाती है, फिर संचित होती है, फिर लौटा दी जाती है। ठीक, इस तरीके से ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। अब आवेशित होने का या ऊर्जा के संचित होने का जो तरीका है उस पर विचार करते हैं, कैसे होता है ये। क्योंकि यहाँ एक सवाल उठता है, सर जी ऊर्जा कैसे संचित होगी? तो फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है Q²/2C, ये सूत्र होता है। ठीक, यह है ऊर्जा संचित, ये होता है आवेश के हिसाब से ऊर्जा संचित होना। या इसे हाफ CV² भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है इसका? इसी को लिख देते हो हाफ CV², ऐसे भी लिख देते हो, ये भी एक ही बात है। यहाँ पे तो, यहाँ पे दोनों लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बेसिक सूत्र है, ये बेसिक सूत्र है, इस पर विचार करें। ठीक, इसी को पकड़ के रखें। अब यहाँ पर जैसे जैसे आवेश होगा, देखिए जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे आवेश बढ़ेगा। आवेश कैसा है? CVm sin ωt, इसके हिसाब से आवेश बढ़ रहा है। देखिए आवेश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊर्जा संचित हो रही है। उसके बाद आवेश घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, इसका मतलब ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आवेश संचित हो रहा है, तो आवेश ऊर्जा संचित हो रही है। ठीक, यहाँ पर ऊर्जा लौटाई जा रही है, फिर ऊर्जा संचित हो रही है, फिर लौटाई जा रही है। यानी जब जब आवेश बढ़ रहा है तो ऊर्जा इसमें संचित हो रही है, जब जब आवेश घट रहा है तो ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है। बस ये चीज़ होती है। 2 बार ऊर्जा संचित होगी। देखो ये ऊर्जा संचित का है मामला, ये देखो ये ऊर्जा संचित हो रही है, यहाँ पे भी ऊर्जा संचित हो रही है। देखो ये रहा, ये 2 ऊर्जा संचित हो रही है। ये जो है ऊर्जा संचित हैं दोनों। क्या कर दूँ इनको? इनको बोल दूँ ऊर्जा संचित। ये होगी 2 बातें। ठीक, ये दोनों जो हैं ऊर्जा संचित हो गए। और ये जो 2 बचे ये वाले, ये क्या हैं? ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, ऊर्जा स्रोत को वापस कर दी जा रही है। ठीक, आवेश कैसे बदलेंगे? जो आवेश, जो प्लेट पहले पॉजिटिव होगी वो आधे परिक्रमण काल तक पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी, उसके बाद वो पलट जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। ठीक, यानी प्लेटों पर ध्रुवता बदलती रहती है। इसके अनुसार ही यहाँ तक कैसी रहेगी ध्रुवता? पॉजिटिव, और यहाँ तक कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। इस प्लेट की बात करें तो ये पॉजिटिव और आधे परिक्रमण में इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, यानी ये सरल सी बात है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ये तो ग्राफ से भी देखा जा सकता है, ग्राफ देख लो, बना लो, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ये ग्राफ बता ही रहा। जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वैसे वैसे आवेश हो रहा है प्लेट के ऊपर, सरल बात है। और जैसे आवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा संचित हो रही है, आवेश घट रहा है तो ऊर्जा स्रोत को लौटाई जा रही है। ये ग्राफ ही बता रहा है सब कुछ, कोई चिंता ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस पे जो सवाल है, एनसीईआरटी में 2 सवाल हैं इस पे, वो क्या कह रहे हैं, उनका कैसे करना है ज़रा देखें, एक बार विचार करें सवालों के बारे में, है ना। चलिए सबसे पहले लेते हैं उदाहरण 7(3). उदाहरण
7 और 3। ओके, तीसरे नंबर का ये उदाहरण है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। हा हा। देखो क्या कहता है, किसी लैंप संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कोई लैंप मान लीजिए संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। डीसी एवं एसी संयोजनों के लिए अपने प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में बताइए कि संधारित्र की धारिता कम करने का क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, अगर डीसी है, मान लीजिए कोई बल्ब डीसी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट करंट से जुड़ा, मतलब संधारित्र है, ये संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में बल्ब है, इसे क्या कहते हैं, ये बल्ब है, ये देखिए बल्ब है, और ये संधारित्र है। बल्ब का प्रतिरोध R मान लेते हैं, संधारित्र की धारिता C मान लेते हैं, और यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं और यहाँ पर एक डीसी सोर्स लगा देते हैं, ऐसे यूँ, और इस सोर्स स्विच का मान करते हैं S1, इसे स्विच मान लेते हैं ना, की बोल देते हैं, कुंजी, ठीक। यहाँ पर एक स्विच और लगा लेते हैं और इस बार जोड़ लेते हैं AC सोर्स से, और फिर जोड़ देते हैं ऐसे, इसे मान लेते हैं S2, ऐसे बिल्कुल सरलता से। यार कुछ नहीं, एकदम हलवा है स्विच लगाना, खोल दे बंद कर दे लेना, ठीक है। अब कह रहा दोनों बातों में क्या फ़र्क होगा धारिता के घटने बढ़ने पर। तो यहाँ क्या कहते हैं, डीसी सोर्स की अगर बात करूँ, डीसी स्रोत की बात करूँ, तो देखो कौन सा डीसी स्रोत पे कौन सा स्विच बंद रहेगा, कौन सा खुला रहेगा, ज़रा बताओ। अगर डीसी स्रोत से करंट पास करवाना हो तो ये बंद रहेगा, ये खुला रहेगा। तो डीसी स्रोत S1 बंद और S2 खुला, क्या होगा बताइए। डीसी स्रोत में, डीसी स्रोत में क्या होता है कि अति शीघ्र संधारित्र आवेशित हो जाएगा और बल्ब बुझ जाएगा। जैसे ही खोलेंगे स्विच वैसे ही बल्ब जलेगा, अधिकतम धारा होगी एकदम से, लेकिन बहुत ही जल्दी बल्ब बुझ जाएगा, संधारित्र चार्ज हो जाएगा। यानी S1 बंद करने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए, कुछ समय यानी बहुत कम समय, कुछ समय, अल्प समय अंतराल बोलते हैं इसको, अल्प समयांतराल, बल्ब जलेगा, ठीक। उसके बाद कुछ समय के बाद, है ना, बुझ जाएगा, तथा संधारित्र में ऊर्जा संचित हो जाएगी, ऊर्जा संचित हो जाएगी। वह क्या, वह परिपथ में धारा शून्य हो जाएगी, परिपथ में धारा शून्य हो जाएगी। देखो ये पहला उत्तर है भाई, ये पहला उत्तर है, जब डीसी सोर्स में ये स्विच लगा दिया गया, ये पहला उत्तर है। देखो ऐसे, यानी तुरंत बंद करने के बाद एकदम धारा बहेगी, बल्ब जलेगा, ढूंढ एकदम बुझ जाएगा, जल्दी बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आवेशित हो जाएगा, ठीक, सीधी बात। अब दूसरे में, जब S1 खुला व S2 बंद हो तो
S1 खुला हो, S2 बंद हो तो AC सोर्स काम करेगा। ये S2 बंद कर दिया, S2 खुला कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट पास होगा। तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, वह बल्ब जलता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा। ठीक। दूसरी बात क्या पूछा, अगर धारिता घटा दें या बढ़ा दें, धारिता कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता को अगर कम कर दें, देखिए यहाँ पे तो जो भी होगा, धारिता में आवेश संचित हो गया, यहाँ पे तो बल्ब बुझ ही जाएगा। पहले वाले केस में तो धारिता कम करोगे तो धारा थोड़ी शुरू में कम बहेगी, ठीक है, लेकिन बुझना ही बुझना है बल्ब को। लेकिन यहाँ पर धारिता कम करने पर, धारिता कम करने पर, ठीक, धारा कम बहेगी, धारा कम बहेगी। अतः बल्ब धीमे जलेगा। धीमे जलेगा मतलब डिम कहते हैं जिसको, डिम। धीमे जलेगा मतलब समय के साथ नहीं, बल्ब कम ऊर्जा से जलेगा, यानी डिम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि धारा सीधे निर्भर करती है धारिता पर। जैसे हमने अभी बनाया था, धारा का सूत्र क्या बनाया था, धारा थी CVm ओमेगा। देखो ये थी अधिकतम धारा, तो देखो अधिकतम धारा में C सामने आ गया, धारिता कम कर दी तो धारा कम हो गई, तो बल्ब डिम जलेगा, बल्ब थोड़ा सा डिम जलने लगेगा अगर धारिता घटाई है तो। पहले केस में आवेशित हो ही जाना है, धारिता से कोई मतलब नहीं है, फिर बल्ब बुझ ही जाएगा। ठीक। अब है उदाहरण नंबर 4, अगला उदाहरण। ठीक। उदाहरण नंबर 4 में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हो। उदाहरण नंबर 4, 15 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है। कितने माइक्रोफेरेड का है, समय हमारा हाँ हो जाएगा इस क्लास में हमारा काम, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। ठीक। 15 माइक्रोफेरेड, यानी जो C है, धारिता जो है वो है 15 माइक्रो। तो माइक्रो को बढ़ा ले भैया, -6 लगा ले और फेरेड में बना ले, हो गया। ये धारिता वोल्ट था 220 पे जोड़ा गया है, वोल्ट था है 220। ध्यान रहे ये RMS वैल्यू है, इस तरह जो लिखी हुई वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू होती है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक। क्या होता है इसका, इसका भी लिख कर देता हूँ, V शिखर बटे वर्गमूल 2, ये होता है VRMS। ध्यान रहे शिखर मान, और ये शिखर मान लिखा कहाँ होता है, V शिखर साइन ओमेगा टी। इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है, इसी में गड़बड़ होती है। जो शिखर मान है इसी को लिख देते हैं VM,
वी एम साइन ओमेगा टी, यानी ये जो शिखर मान है देखो यही वी एम है, अधिकतम यानी मैक्सिमम वी शिखर है। देखो हर चीज़ को मैंने सजा के अलग से लिख दिया तुम्हारे लिए, देखो याद रहे। तो ये जो मान होता है यहाँ पे शिखर मान को वर्गमूल 2 से भाग करके वी आर एम एस होता है, और वी आर एम एस यहाँ दिया होता है। तो समझ में आ गई बात। चलिए, परिपथ का संधारित्र धारिता परिघात या संधारित्रीय परिघात, ठीक। ओमेगा दे रहा है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज है, इससे ओमेगा नहीं दे रहा है, गलती हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी दे रहा है, आवृत्ति दे रहा है। देखो ये आवृत्ति दे रहा है, इससे ओमेगा बना लोगे। कितना ओमेगा होता है? 2 पाई एफ से होता है 2 पाई गुना 50, ये बनेगा रेडियन प्रति सेकंड में, ध्यान रहे। तो ओमेगा हो गया 100 पाई, ये ओमेगा आ गया। देखो ये लो, कुल मिला के ये आवृत्ति है हर्ट्ज वाली, साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। सबसे पहले गया संधारित्रीय प्रतिघात, बताइए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का आरएमएस मान और शिखर मान बताइए। शिखर मान तो यहाँ से बदल देंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बताते हैं प्रतिघात, संधारित्रीय प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात, चलो क्या फॉर्मूला था इसका, बताओ बताओ बताओ, याद करो याद करो। ये था एक्स सी 1/ओमेगा सी, ये था इसका सूत्र याद है सर? अभी तो निकाला था। चलो ठीक है, निकाला था तो करो। किस में आता है ये आता है ओम में, ये ओम में आता है। लो आ गया, मान रख दो भाई। ओमेगा कितना है? 100 पाई। सी कितना है? दारिता 15 गुणा 10 की घात -6, 15 गुणा 10 की घात -6, ठीक। हल करो हल करो हल करो, आ गया यार 212 ओम आ गया। कौन जाने, लो 212 ओम आ गया। ये लो, एक उत्तर हो गया ये तुम्हारा, ठीक। अब धारिता संधारित्रीय प्रतिघात फाइनल। अब है करंट, कैसी धारा? RMS आई, यानी धारा कैसी? RMS। तो क्या लगाऊं? VRMS बटे 212, धारा का RMS मान। तो VRMS कितना दे रखा है सवाल में? 220 है सर जी। तो 220 बटे 212 कर दूं तो कितना आएगा? 1 दशमलव कहाँ है? 1 दशमलव, उत्तर कहाँ है यार? ये आ गया 1.04 एम्पियर। ये क्या है? कौन सा मान है ये है RMS, वर्ग माध्य मूल मान। अब धारा का शिखर मान I शिखर, याद रहे I शिखर, जो ये मान है 1.04, इसको गुणा करना होगा वर्गमूल 2 से। तो कितना आ गया देखो? 1.47, 1.47 एम्पियर। ये है दूसरा उत्तर, ये है पहला उत्तर, ठीक। तो यानी अगर शिखर मान निकालना हो तो RMS मान को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं वो RMS के मान दिए हुए हैं। अब मान लीजिए V शिखर मान चाहिए, तो RMS कितना है? 220 है। तो किससे गुणा कर दूं? वर्गमूल 2 से। तो कितना आ जाएगा V शिखर मान? 311। 311 इसका मतलब यहाँ 311 साइन ओमेगा टी चल रहा है, 311 साइन ओमेगा टी काम कर रहा है। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है प्रभावी मान कितना है, यानी वो जो 311 है शिखर मान वो नहीं रहता, प्रैक्टिकल नहीं है वो, RMS वैल्यू। प्रभावी मान कितना है? तो ये रहता है 220, जिसके आधार पर बिजली के मीटर, बिजली की रीडिंग, बिजली का खर्चा जाना सब कुछ, ओके। तो कुल मिलाकर उदाहरण नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, 5 पर पहुंच गए हैं, 5 पर पहुंच गए हैं।
चलिए उदाहरण नंबर 5 को पकड़ते हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया, मिल गया वो रंग। उदाहरण नंबर 5, ये देखो, ये रहा उदाहरण नंबर 5। पढ़ते हैं। एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार परिपथ बनाओ पहले थोड़ा सा। एक प्रकाश बल्ब बनाओ पहले। ऐसे बना सकते हैं, देखो ये बल्ब बना देते हैं ऐसे, ये हो गया बल्ब। और इसके साथ बनाओ प्रेरकत्व, ये बना दिया प्रेरकत्व। और इसे लगाओ एक एसी सोर्स में ऐसे, एक कुंजी सहित, कुंजी मतलब स्विच लगा के लगाओ, ये लग गया ऐसे, ये बना दिया। प्रतिरोध कहेंगे इसको, ये आर हो गया, ये हो गया एल। ठीक, अनुसार एसी स्रोत से जोड़े गए हैं, स्विच को बंद कर दिया गया और कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराई गई। ठीक, अब यहाँ पर देखो सरल सी बात यह है कि धारा बहेगी, एसी धारा बहेगी इसमें, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो बहेगी। और उसमें हमने देखा है कि जो धारा का मान है, धारा का मान अगर प्रेरकत्व में देखा जाए तो धारा का मान कितना आया था? धारा का मान आया था Vm/ओमेगा/L साइन ओमेगा टी, जिसमें ये था धारा का अधिकतम मान। धारा का अधिकतम मान को अगर मैं देख लूँ तो ये था Vm/ओमेगा/L, ये था। अब इसमें कह रहा है कि ये धारा बह रही है और बल्ब जल रहा है, ये धारा बह रही है और ये बल्ब जल रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रतिरोध भी है इसमें, प्रतिरोध भी उसको प्रभावित करता है, वोल्टता दोनों में जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभाव देखा एल के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए धारा जो है वो अनुक्रमानुपाती है एल के, ऐसे। और जो एल होता है वो क्या होता है? वो होता है μr/n²a/L। ये एल होती है परिनालिका की लंबाई, μr होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक, अब कहता है लोहा, μr जो है वो कितनी होती है? बहुत बहुत बड़ी होती है, 1 से किसके लिए? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए, चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब इस प्रणालिका में लोह क्रोड डाली जाएगी, लोहा डाल दिया जाएगा इसके अंदर, तो ये μr बहुत बहुत बढ़ जाएगा, ये L बहुत बढ़ जाएगा, धारा बहुत बहुत घट जाएगी। तो Im का मान घटेगा, यानी धारा घटेगी। जिससे धारा घटी तो क्या होगा? धारा घटेगी तो बल्ब कम जलेगा, जिससे बल्ब जो है डिम हो जाएगा। ऐसे,
क्यों? क्योंकि धारा जितनी भी होती है उसी के अनुसार ये बल्ब जो है I² R के अनुसार शक्ति इस्तेमाल करता है, यानी ये ऊष्मीय शक्ति में बदलता है विद्युत ऊर्जा को। अगर मान लीजिए धारा घट गई तो इसमें ऊष्मीय शक्ति घट जाएगी तो बल्ब डीम हो जाएगा। धारा क्यों घट गई? L बढ़ गया, लोह चुंबकीय पदार्थ डाल दिया। L क्यों बढ़ गया? क्योंकि L होता है μR μ0। ये बहुत बार हमने इसको बहुत बार पकड़ा यार, कई बार मैंने ध्यान से बताया इसको, ठीक? इसमें तुम समझ जाना यार। ठीक है, तो ये जो है बढ़ गया, हजारों गुना हो गया, तो इसका मतलब बल्ब डिम हो जाएगा। ये बात इन्होंने पूछी हुई है। चमक बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कारण से उत्तर दीजिए। तो चमक जो है घटती है, ये बात सही है। जैसे जैसे लौह चुंबकीय क्रोड इसमें जाती है तो L बढ़ता जाता है, तो चमक घटती जाती है, ठीक? तो ये था एक उदाहरण 5 नंबर का। 3 उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रहे। अब लेते हैं अगला 6, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रयुक्त AC वोल्ट था, ठीक? इस चैप्टर का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़, अगली क्लास में कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं, कस के पकड़ना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।